मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हम लोग एसएससी और रेलवे की कक्षा में हैं और पिछले दिन इस बात की जानकारी दी गई थी कि एसएससी रेलवे की रणनीतिक परिचर्चा की कड़ी में कि दोनों किस तरह की परीक्षा का आयोजन करता है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उसकी वीडियो भी कल शेयर कर दी गई है जिसमें बेसिक्स बातों की जानकारी दी गई है। इसी कड़ी में हमने बताया कि आपकी परीक्षा इंटर आधारित होती है और ग्रेजुएशन आधारित होती है। दो स्तर पे परीक्षा लिए जाते हैं, एक सेंटर और एक स्टेट। मतलब राज्य सरकार भी परीक्षा लेता है और केंद्र सरकार भी परीक्षा लेता है। दोनों के परीक्षा के स्वरूप में अंतर यह है कि इंटर स्तरीय जो परीक्षा है वो नियमित रूप से केंद्र और राज्य केंद्र में होते हैं, लेकिन राज्य में नियमित रूप से नहीं होते। 5 साल 6 साल पे होता है, जो इस वर्ष होने की संभावना है। ग्रेजुएशन स्तरीय भी 25,000 करीब वैकेंसी आपकी तैयार है और कभी भी आ सकती है, और इंटर आधारित भी 12,000 वैकेंसी करीब तैयार है, वो कभी आ सकती है। यही आपका अद्यतन है। और फिर मैंने बताया था कि इन चारों में आ जाइए, इन चारों में पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ने की कड़ी में मैंने आपको जानकारी दिया था कि जीके जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और सेंट्रल एसएससी के दृष्टि से इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश हर जगह नहीं रहता है। ये सेंट्रल की कोई परीक्षा देने जाइएगा तो वहां पे आपकी इंग्लिश की महत्ता है, और अदरवाइज आपके स्टेट की किसी भी, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या रेलवे हो, वहां पर इंग्लिश की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश पढ़ने चाहिए। कल इस तरह की छोटी छोटी बातें मैंने की। यह भी बताया कि सेवा कितने प्रकार के होते हैं। सर्विसेज 3 प्रकार की होती है। एक अखिल भारतीय सेवा होता है जो केंद्र राज्य दोनों स्तर पे काम करता है, जिसके 3 उदाहरण हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। यहाँ आईएफएस का अर्थ है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1966 में आईएफएस का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसकी परीक्षा का आयोजन यूपीएससी करता है। दूसरा, हमने बताया कि केंद्रीय सेवा होती है। 23 से अधिक प्रकार की सेवा आपकी केंद्रीय सेवा है, वो उसकी परीक्षा का आयोजन भी यूपीएससी ही करता है। और तीसरी सेवा आपकी है वह है राज्य सेवा, और राज्य सेवा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग या जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा आयोजित की जाती है। आप पूछेंगे कि सर मेरी सेवा कहाँ है, तो मैंने पहले ही कल कहा था कि आपकी सेवा अधीनस्थ सेवा है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था इसकी परीक्षा का आयोजन नहीं करता है, इसलिए इसका लेस इंपॉर्टेंस है। लेकिन पद अच्छे हैं, कम से कम बेरोजगारी का जो आवरण चढ़ा हुआ है वो तो हट जाएगा। छोटे स्तर पे पहुंच जाएंगे, छोटे लेवल ऑफिसर कहलाते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, सचिवालय सहायक होती है, बहुत सारी पद होते हैं। उन सब जगहों पर पहुंच जाएंगे कम से कम। केंद्र में भी जो केंद्र के विषय के सूची में है, कल बताए थे कि 3 प्रकार की सूची होती है। एक होती है केंद्रीय सूची, जो जिसमें 100 सूची है। केंद्रीय विधानमंडल ही उस पर कानून, योजना, कार्यक्रम सब बनाता है। दूसरी सूची होती है राज्य सूची, जो अब 61 है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 66 थे, 66 था। उस पर राज्य विधानमंडल के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं। और तीसरा सूची है वह है समवर्ती सूची, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, जो मूलतः 47 थे, अब 52 है। जो मूलतः 47 से अब 52 है। मैंने जिसका कल छूट गया था तो उसको वीडियो भेज करके बताया भी कि जरूर देख करके आइएगा। आज भी तकरीबन 50 लड़के इसमें नामांकन करा चुके हैं, और आज भी कई लड़के आधा से अधिक गायब है। पता नहीं क्यों गायब है, समझ में नहीं आया। लगता है रक्षाबंधन के मोड में आ गए हैं कि भैया मोहे राखी के बंधन को निभाना, ठीक है कि नहीं। कक्षा है, ये कक्षा आगे बढ़ती जाएगी और आप पीछे छूटते चले जाइएगा।
इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कल भी बताया था कि सफलता के लिए तीन तत्व की आवश्यकता होती है। एक है क्लास, दूसरा है रिवीजन और तीसरा है टेस्ट। ये जो क्लास है ये 7-8 महीने की क्लास है जो आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित है। अतीत, वर्तमान, भविष्य का मतलब कि न भी कुछ पढ़े हैं जिंदगी में तो भी आप ठीक हो जाएंगे। वर्तमान तो जो परीक्षा आपकी होंगी उसके योग्य हो जाएंगे, और तीसरा भविष्य, आईएएस पीसीएस के भी योग्य हो जाएंगे। आईएएस के योग्य आप 50%, 40 से 50%, और पीसीएस के योग्य 70 से 80% हो जाएंगे। इसी कड़ी में हमने बताया कि रिवीजन कीजिए। रिवीजन तो आपको ही करना है, 2 स्तर पे रिवीजन होते रहते हैं। एक तो आपको करते रहना है नियमित, और एक जब कक्षा खत्म होती है तो फिर कोई ना कोई बैच को पकड़े रहिए, और उसके माध्यम से भी रिवीजन के कार्य चलते रहते हैं। जो इंटर में आया है उसको तो 2 बार 3 बार पढ़ने का अवसर मिलेगा, वो तो अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन पहले अपनी पूरी कक्षा, जो आपकी ये कक्षा है सेट बी, उसको पहले आप पूरा कर लीजिए। फिर टेस्ट, ये टेस्ट भी 2 स्तर पे है। एक तो हमारे स्तर पे ले जाते हैं चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एक आपके स्तर पे आप अपने स्तर से भी बनाइए। जो मैं कल कहा था कि एक सेट पेपर टेस्ट पेपर ले लीजिए, पूछे हुए प्रश्न हो। जब भी यहाँ कोई चैप्टर खत्म हो जाए तो घर पे उसको बैठ करके बना लीजिए, जिससे कि आप धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। तो इस 3 स्तर पे कोई भी आदमी काम करता है तो फिर उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। तभी कंपटीशन है, कंपटीशन में सबको सफलता नहीं मिलती है। बात को हमेशा ध्यान रखिए। कोई मैट्रिक का परीक्षा नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन नहीं तो सेकेंड डिवीजन। आप जितना मजबूत रहिएगा, डार्विन का एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो मजबूत है वो जिंदा रहेगा, जो कमजोर है उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। कंपटीशन यही है कि लाखों संख्या में लोग होते हैं, हजारों की संख्या में सीट होती है, तो स्वाभाविक है कि हजारों छंटते हैं, उन्हीं में से कुछ हजार का चयन होता है। यदि कहीं 1000 सीट आया, 5 लाख लोग बैठे, तो 4,99,000 तो छटेगा। तो माइंड सेट हमेशा पॉजिटिव रखिए कि हमें 1000 के अंदर आ जाना है। हालांकि आपके स्तर की जो परीक्षा होती है उसमें 1000 सीट कभी नहीं आती है, हमेशा 10,000, 20,000, 5,000, 25,000, 30,000। ठीक है, इस देखिए एक राज्य ही आयोजित कर रहा है तो 12,000 और 25,000 का आयोजन कर रहा है। केंद्र आयोजन करता है रेलवे वगैरह में, तो केंद्र में 1.5 लाख सीट आती है, लेकिन वो कभी कभार ही आता है। बहुत दिन हो गया, 3-4 साल पहले, 4 साल पहले, तो लक्ष्य की बेरोजगारी भी खत्म हो जाती है, अधिकांश लड़के निकल जाते हैं, तो एक मास वैकेंसी आती है, निकल जाते हैं। 10,000, 5,000 में देश के स्तर पे आते हैं तो कंपटीशन टफ होता है। राज्य स्तर पे 10,000, 15,000 आते हैं तो कंपटीशन ठीक है, क्योंकि राज्य में 10-12,000 सीटें बहुत पर्याप्त मानी जाती है, और वो वैकेंसी कभी भी आ सकती है। मूल में आ जाइए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी गांधी मैदान में, जिसका नाम पहले पोलो मैदान था, ठीक है, कि पटना क्लब के रूप में जाने जाते थे, आजादी के बाद उसका नाम गांधी मैदान मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक थे विश्वनाथ चौधरी, उनके सुझाव पे कर दिया गया। वहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी इस 1 वर्ष के भीतर देंगे। उसी 12 लाख लोगों में आप भी, उसी 12 लाख में 1.5-2 लाख टीचर की भी बहाली होगी, उसी 12 लाख में सिपाही की भी 40,000 बहाली होगी। मतलब ये 25,000 उसको छोड़ के है, जो सिपाही और दरोगा की बहाली है उसको छोड़कर है, बीपीएससी की बहाली है उसको छोड़कर है, और अन्य कई स्तर पे परीक्षाएं होती है उसको छोड़कर है। यह परीक्षा का आयोजन बिहार एसएससी के द्वारा किया जाएगा। यह परीक्षा का आयोजन कौन करेगा? यह परीक्षा का आयोजन बिहार एसएससी करेगा। सेंट्रल एसएससी तो करता ही है नियमित रूप से, ठीक है। अभी 12,000 वैकेंसी सेंट्रल एसएससी 25 जुलाई जिसकी अंतिम तारीख थी, ग्रेजुएशन जिसकी क्वालिफिकेशन थी उसके लिए निकला था। आप कहेंगे सर मेरा छूट गया, छूट गया तो छूट गया, छूट गया तो दफ्तर कभी बंद थोड़ी रहेगा, फिर अगले साल। तब तक 6-7-8 महीने में अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है कि नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग इसी कड़ी में, चूंकि सब अलग अलग टीचर हैं, जीके जीएस आपकी है तो जीके जीएस आज एक ही कक्षा है, चूंकि टीचर भी अब छुट्टी में है, रक्षाबंधन मनाने के मूड में है, छात्र भी हैं, और मैं अन्य जो सब्जेक्ट है उसको सभी के बिना उपस्थिति में शुरू भी नहीं करूंगा, क्योंकि छूट जाएगा रणनीतिक परिचर्चा तो फिर कठिनाई होगी।
पहला दूसरा तीसरा कक्षा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे समझ में आती है कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है। इसी कड़ी में आज जीके जीएस की कड़ी में हम लोग एक खंड, कल मैंने कहा था कि 9 खंड पढ़ने हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट और मिसलेनियस, सब लिखा हुआ था कल, सब बताए थे, आराम से लिखाए भी थे। आज उसी कड़ी में हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत, एक सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी, और जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान भी कहते हैं। इस कक्षा में है अंग्रेजी शब्दावली से परिचित रहिए। कक्षा का माध्यम बाइलिंगुअल है, ठीक है कि नहीं। इंग्लिश जिसको हम लोग कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का घालमेल रहेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन हाँ, समझ में आपको कहीं किसी स्तर पे कठिनाई ना हो। हम लोग आज से एक खंड की शुरुआत कर रहे हैं, और वो खंड कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसको हम लोग पॉलिटी भी कहते हैं। ये जीएस, जीके जीएस का भाग है, कल सब बताए थे। 9 खंडों में यह पहला खंड है, यहीं से हम शुरुआत भी करते हैं। ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए बेसिक्स, और फिर इसमें पढ़ना क्या क्या है उसको जानेंगे, और फिर पढ़ने की कड़ी में जो चैप्टर वाइज है उसका अध्ययन हम लोग अगले 1-1.5 महीने में करेंगे। तो इससे 1 महीने में तकरीबन 15 से 16 क्लास लगती है, और आपका ये कक्षा समाप्त हो जाती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पे, मान लिया किसी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछता है जीके जीएस, तो वहां 3-4 रहेगा। 50 क्वेश्चन पूछता है तो वहां 7-8 रहेगा, 6-7-8। 100 क्वेश्चन जहां रहता है, बिहार एसएससी देने जाएंगे तो 100 क्वेश्चन मिलेगा, तो 10-12 क्वेश्चन जी आपके पॉलिटी रहेंगे। तो और ये सब ऐसा खंड है कि जहां से क्वेश्चन रहना ही रहना है। करेंट मिसलेनियस क्या होता है? करेंट मिसलेनियस बहुत विशाल है। रोज करंट में 5 तथ्य उभरते हैं, ठीक है, रोज करंट में 5 तथ्य उभरते हैं। कल भी उभरा था, बताए थे कि सिनवात्रा थाईलैंड की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी, ठीक है कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, कुछ दिन क्या, परसों रात की बात, कि नेशनल फिल्म अवार्ड अट्टम को दिया गया। स्वर्ण कमल दिए जाते हैं, और नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 ईस्वी से दिए जाते हैं। आपने देखा होगा 15 अगस्त की रात ये रामसर स्थल की संख्या भारत में बढ़कर 85 हो गई, पहले 82 था, ठीक है कि नहीं, जिसमें तमिलनाडु के 2 पक्षी विहार और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को उसमें सम्मिलित किया गया। तो कहने का अर्थ है कि रोज आपके बगल से गुजरता है, आपको कैच करने होते हैं उसको, ठीक है कि नहीं। जो कैच कर लेता है आसान होता है। अभी आपके बैच में नहीं भेजा जाता, डेली भेजा भी जाता है, अभी ज्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता। अभी समझो, अभी विषय वस्तु को समझ जाओगे, धीरे धीरे मानसिक तौर पे मजबूत हो जाओगे तो कंपटीशन आसानी से हो जाएगी। जब भी प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता में सबसे पहले होता है मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति, तब होता है बौद्धिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर जिसको कहते हैं। मानसिक शक्ति कमजोर रहेगी तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाइए, ठीक है कि नहीं। और मानसिक शक्ति को हमेशा कि नहीं हम पढ़ेंगे तो मेरा होगा, ये नहीं कि बीच में कहीं डेविएशन आ जाए, कोई कह दे यो बड पाई चले, नहीं होता है, कोई दिग्भ्रमित कर दिया, ठीक है। संस्था है 24 साल से मैं देख रहा हूं कि जो पढ़ा है उसका चयन हुआ है, आईएएस से लेकर सिपाही तक। जो जिस स्तर का कर्म करेगा, जिस स्तर का बौद्धिकता रखेगा, मैं तो कहा ही कल भी कि देश का मैं एकमात्र मार्गदर्शक हूं जिसके बच्चे आईएएस भी हैं, जिसके बच्चे पीसीएस भी हैं, जिसके बच्चे एसएससी, रेलवे, ये सब की तो गिनती नहीं है, और छोटे स्तर की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहां बच्चे इस जगह से नहीं गए, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट है, कहने का मतलब है कि जो पढ़ा है उसका होगा। हजारों पास किए तो हजारों फेल भी किए, कंपटीशन है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी बातें रखना चाहता हूं। पढ़िएगा तो पास कीजिएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। नहीं पढ़िएगा तो फिर समझते ही हैं।
तो पढ़ाई मेहनत का कोई विकल्प ऐसे भी होता नहीं है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट है। आज से पढ़ाई शुरू। लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब कि वैधानिक दस्तावेज, वैधानिक दस्तावेज है। और वैधानिक दस्तावेज किस लिए? कि जिससे कि देश में कानून का शासन है, समानता रहे, न्याय रहे, बंधुत्व रहे। तो ये सब आपका संविधान के माध्यम और सरकार के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में भी काम करे। अभी राहुल जी हैं, विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता को कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जब लोकसभा में 1/10 सीटें आ जाती है टोटल सीटों की, लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 543। और यदि 55 सीट आ जाता है, 1/10 कितना हुआ? 55। 1/10 सीट आता है तो हम कैबिनेट का दर्जा देते हैं विपक्ष को, विपक्ष का दर्जा देते हैं। और जो जिसकी स्थिति होती है कैबिनेट मंत्री की। तो अभी कौन है? राहुल गांधी जी हैं। अभी पूछेगा विपक्ष का नेता, भारत में 18वें लोकसभा का चुनाव हुआ, तो अभी 18वां लोकसभा है। तो 18वां लोकसभा का चुनाव के बाद विपक्ष के नेता कौन बने? तो राहुल गांधी बने, जिनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट का दर्जा किस स्थिति में दिया जाता है? कि जब आप लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स में 1/10 लाते हैं तो विपक्ष का दर्जा आपको, कैबिनेट का दर्जा आपको दिया जाता है। 10 सालों के बाद, 10 सालों तक कांग्रेस को 54 सीटें, 55 सीटें नहीं आ रही थी। इस बार 99 सीटें आई। इस बार 90। ये भी पूछा जाता है कि इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें, मतलब 1, 2, 3 में कौन कौन सी पार्टी है वो, मतलब नजर रखना है। हर चीजें आपको जाननी और समझनी है, फिल्म से लेकर खेल तक, ठीक है कि नहीं? और राजनीति से लेकर संस्कृति तक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जिस पर आपको नजर नहीं रखना। हिस्ट्री टू केमिस्ट्री, मतलब इतिहास से लेकर रसायन शास्त्र तक, सभी बिंदु पर जो भी आपके आसपास घटित हो रही है वही तो समान अध्ययन है, उसी पे तो आपको नजर रखनी है। इसी कड़ी में मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब वैधानिक दस्तावेज। वैधानिक मतलब कानूनी दस्तावेज। लिखना शुरू कर दो अब, ठीक है? क्या है ये? वैधानिक दस्तावेज है, ठीक है? अब सुनो, जिसका सबसे पहला प्रमाण लिखित दस्तावेज कहां से हुआ? अमेरिका का संविधान। यूएसए का जो संविधान है वो रिटेन संविधान है, आगे पढ़ाएंगे भी, अभी तो परिचय सिर्फ दे रहे हैं। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ओल्डेस्ट, सबसे पुराना है। अमेरिका का संविधान लिखित है और सबसे पुराना है। लिख लो। अंग्रेजी लिखना आता है ना कि नहीं आता है? हाँ, तो लिखो, सबसे पुराना और लिखित संविधान है, और लिखित संविधान है, और लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। चलिए, लिखित संविधान। अब इस संविधान के विषय में, ये तो हुआ परिचय कि संविधान क्या है। संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सरकार को चलाने में मदद करती है, ठीक है? और भारत में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। भारत में कोई संस्था सर्वोच्च नहीं है, भारत में कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, भारत में कोई पद सर्वोच्च नहीं है। भारत में कौन सर्वोच्च है? भारत में एक बुक सर्वोच्च है जिसका नाम है संविधान। तो भारत में कौन सर्वोच्च है? आपसे कभी पूछेगा कि भारत में सर्वोच्च है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा या संसद, सी प्रधानमंत्री, डी संविधान। क्या मारिएगा? संविधान।
ये नहीं कि राष्ट्रपति, ये नहीं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री, नहीं। तो दिमाग खोल कर रखिए, भारत में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। तो लिख देंगे वहां, नोट में लिख दो, भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। चलिए, अब कौन कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है? पहले तो पहला दिन इसी पर पड़ी चर्चा। हमें पढ़ना है सबसे पहले संविधान में संविधान का विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब लिखो रणनीति। पढ़ना क्या क्या है? रणनीति का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है? कि हमें पढ़ना क्या क्या है अपने कंपटीशन में, हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला अध्याय पढ़ना है संविधान का विकास, पहला अध्याय है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। संविधान का विकास, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में यदि लिखना है तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में संविधान का विकास, हिंदी में संविधान का विकास। ये एक ऐसा पार्ट है, दो भाग में बटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लिखना नहीं, अभी समझना है। लिखना ये, एक है ब्रिटिश काल में विभिन्न एक्ट के माध्यम से संविधान का विकास हुआ, विभिन्न एक्ट के माध्यम से, जिसकी आज थोड़ा झलक दिखलाएंगे। एक्ट के माध्यम से संविधान का विकास, माध्यम से। और दूसरा है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नाम से हम जानते हैं। आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, जहां से एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। आप अपने पिछले क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा तो देखिएगा कि सब क्वेश्चन बन गया पढ़ने के बाद, अभी जाइएगा थोड़ी बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका पहला चैप्टर है, जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके भी दो भाग हैं। इसके दो भाग कौन से हैं? विभिन्न एक्ट के माध्यम से संविधान का विकास 1773 के एक्ट से लेकर और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। दूसरा भाग है संविधान सभा, याद रखिए। अब आता है दूसरा चैप्टर, सरकार। सरकार, आपकी परीक्षा में यह सरकार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सरकार क्या होती है, सरकार कितने प्रकार की होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन से उदाहरण है, भारत में कैसी सरकार है। तो भारत में संसदीय सरकार है, पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट का मतलब होता है शासन के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक चौथा अंग भी है प्रेस। कार्यपालिका जो कानून को लागू करता है, विधायिका जो कानून बनाता है, और न्यायपालिका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मतलब संविधान की वो व्याख्या करता है। सरकार में हम लोग एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है सरकार। तो सरकार में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम होती है जो भारत में है। यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। आप जो बन रहे हैं विधायिका का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप कार्यपालिका का हिस्सा बन रहे हैं, जो देश में कानून को लागू करवाएगा, जो योजना, सरकार की योजना और कार्यक्रम को लागू करवाएगा, आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो कार्यपालिका जब विधायिका के प्रति जवाबदेह हो जाए, विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था है, संसद। कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है।
कानून बनाने वाली जो संस्था है संसद, उसके प्रति जवाबदेह हो जाए, उसको हम लोग संसदीय प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा अध्यक्षीय प्रणाली होती है। अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ है? अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में। भारत में कैसी प्रणाली है? भारत में आपकी संसदीय प्रणाली। इसके अलावा संघात्मक सरकार होती है जो कनाडा में है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह की सरकार आप देखेंगे सरकार की अवधारणा में। तो यहां पे है सरकार और अवधारणा, विकास और प्रकार। प्रकार अवधारणा का इंग्लिश कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। तो बहुत बेसिक अंग्रेजी है, ठीक है। चलिए तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता है फीचर, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में यहां ये तीनों चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनने लगता है, ठीक है। इस फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की विशेषता में ही ढेर सारे कॉन्टेक्स्ट जुड़ जाते हैं। महत्वपूर्ण अनुसूची जुड़ जाती है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जुड़ जाते हैं, ठीक है, प्रस्तावना जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज इसमें जुड़ जाता है। तो उसमें लिख लेना संविधान की विशेषता या फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आइए चौथा। चौथा क्या है? चौथा है पहला भाग। संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग है, लेकिन जब संविधान बना था तो 22 भाग, 8 अनुसूची था और 395 अनुच्छेद था। सब लिखवाएंगे, अभी समझिए। उस अब बढ़कर हो गया 25 भाग, 8 अनुसूची की जगह हो गया 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद की जगह टोटल 460 अनुच्छेद, उससे अधिक। इसी कड़ी में आपको यह जानना है चौथा भाग, भाग 1। और भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है अनुच्छेद आर्टिकल 1 से 4। और इसमें क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। छोटा अध्याय है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब सेंटर स्टेट का जो क्षेत्र है उसको किस में पढ़िएगा? भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 एकदम याद रहना चाहिए। आज यदि तुम इस सिलेबस को भी याद कर लोगे तो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है कि नहीं? कि हमें संविधान में क्या पढ़ना है हमें समझ में आ गया और कौन कौन से आर्टिकल्स पे हमें फोकस करना है। इसी कड़ी में आता है 5वां दिन, 5वीं क्लास। सारी क्लास मेरी है इसमें, और वह है भाग 2, आर्टिकल 5 से 11। और उस अध्याय का नाम है नागरिकता। उस अध्याय का नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो लिख लो सिटीजनशिप, नागरिकता या सिटीजनशिप। नागरिकता या सिटीजनशिप, नागरिकता या सिटीजनशिप किस भाग में है? 2, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 किस भाग में और किस में? 5 से 11 में। सो रही है क्या? जगी हुई है? जगी हुई है कि सोई हुई हो? लिख रही थी, हमको लगा कि तुम ऐसे करके सो गई। जगी रहो, जब आ गई हो यहां तक तो जगी रहो, ठीक है। हाँ, छठा
भाग 3 अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये इंपॉर्टेंट अध्याय है, इस पर टिक लगा लेना। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, इस पर टिक लगा लो। क्यों टिक लगा ले? इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर में भी होता है ना कि कौन चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या है? भाग 3। सातवां अध्याय, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 और चैप्टर का नाम है नीति निदेशक तत्व, अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सुन लीजिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है, ये अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे होंगे। उठ जाइए, उठ जाइए, श्रीमान श्रीमान, अरे बाप रे, ऐसे जो सोइएगा वो भी ग्रेजुएशन के बाद, तब तो हो गया, बच्चा सब सो गया, आप तो बुढ़े हो गए साहब। नींद ज्यादा आती है तो लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, जलाओ लाइट, और लाइट जलाओ, और जलाओ, हाँ और जलाओ, अंधेरे में नींद ज्यादा आ जाती है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि पढ़ते जीवन में तो एक हार्थन प्रयोग होता है, उस हार्थन प्रयोग में लाइट के आधार पे जो मजदूरों की जो उत्पादकता है उसका ऑब्जर्वेशन किया गया, और होता भी यही है कि जब लाइट जलता है तो विद्यार्थी जलता है, और जब लाइट नहीं रहता, अंधेरा रहता है, तो फिर जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो नींद की ओर ले जाता है, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए, वो सब बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, मैं ही बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, इसलिए चिंता न करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, ये इसका भी अभी मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने थे आप लोग, 15 अगस्त में सुने थे? अच्छा अच्छा, क्या क्या सुने थे उसमें? सर सुने थे सर, उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुने थे सर। उसमें उन्होंने एक वर्ड बोला था, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिवर्सल सिविल कोड, सिविल कोड यूसीसी। पहले था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 44 में है। यह आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपकी परीक्षा में पूछेगा कि यूनिवर्सल सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड क्या है। भी नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाए, अभी समझो बात को, जहां कहे समझो तो वहां समझो। यूनिवर्सल, अभी तक हम लोग के देश में क्या है, हर धर्म के लिए अलग अलग सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ एक है, चोरी हत्या बलात्कार सबकी सजा एक ही, सभी धर्म जाति उसमें एकीकृत है। लेकिन सिविल लॉ क्या है, सभी धर्मों का अलग अलग है। सिविल लॉ का मतलब विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति विवाद, इन सब का हर धर्म का हमारे देश में अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। उसी को वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि एक देश एक कानून, एक देश एक कानून, उसी का नाम दिया उन्होंने यूनिवर्सल सिविल कोड, और जिसकी व्याख्या आर्टिकल 44 में। आपकी परीक्षा में पूछेगा कि यूनिवर्सल सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में, मार दीजिएगा याद रहेगा तो, किस अनुच्छेद में है? 44। किस अनुच्छेद में है? 44, 44।
आपकी परीक्षा में ये पूछेगा। लेकिन आपकी परीक्षा में ये भी पूछेगा, निम्नलिखित में से यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? ए, प्रस्तावना, 2, मूल अधिकार, 3, नागरिकता, 4, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। किसमें मारोगे? नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि 36 से 51 के बीच में क्या है? 36 से 51 के बीच में क्या है? ये किसमें आता है? इसके बीच में ना आएगा जी। 44 किसके बीच में आएगा? तो मार दीजिएगा कि नहीं मार दीजिएगा? क्वेश्चन आउट है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इसकी अधिनियम पारित किया। हर राज्य यूनिवर्सल सिविल कोड का अधिनियम पारित कर सकता है। उत्तराखंड पहला है जिसके विधानसभा ने इस तरह के अधिनियम को पारित किया है। और गोवा देश का पहला राज्य है जहां पूर्व से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा में ऑलरेडी लागू है और उत्तराखंड में एक अधिनियम के द्वारा लागू करने की प्रक्रिया जारी है। दोनों में अंतर समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। अब आइए 8, ठीक है। पहला से लेकर ये हमारे अनुसार ये जो 7 दिन की कक्षा है ना, एक सप्ताह की जो कक्षा है, 7 कक्षा जो है वो आपका पिलर है संविधान का। आपको कहते हैं ना अतीत, वर्तमान और भविष्य, तो वो आपका अतीत को ठीक कर देगा ये 7 क्लास। कि संविधान जीवन में कभी नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन 7 क्लास मतलब लगभग 13-14 घंटा आप पढ़ लेते हैं तो आपकी स्थिति बेहद अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और जागृत रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, थोड़ा रिवीजन करके आते हैं। ऐसा नहीं कि रिवीजन करके नहीं आइएगा तो हमेशा रोज नए लगेंगे, ठीक है। रिवीजन करके रखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कंपटीशन अभी मैंने कहा कि भले ही 100 हजारों पढ़ते हैं, लेकिन पास उंगली पे ही करते हैं। जो उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा एफर्ट्स लेता है, उसी का चयन भी होता है। इसलिए कंपटीशन में ये कोई डिग्री कोर्स नहीं है कि जिसमें हम जाएंगे, उपस्थित होंगे, न होंगे, हमको डिग्री मिल जाएगी। ये कंपटीशन है, इसमें आपको सबसे बेस्ट बनना होगा। 85 लोग पढ़ रहे हैं, 100 ही लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बेस्ट हमको रहना है। पहले यहां से बेस्ट होइए, तब न फिर भीड़ में बेस्ट रहिएगा। बात को ध्यान में रखिएगा। पहले ही कह दिया कि कक्षा तो करना ही है, कक्षा को मेंटेन करना ये आपका सबसे पहला दायित्व है कंपटीशन में। इस बात को माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है कि कंपटीशन में यदि पॉजिटिव नहीं रहता है तो फिर कठिनाई होती है, ठीक है। अभी कोई लड़का आया था, नीरज जी को कहा कि सर मेरे पिताजी भी सर के शिष्य रहे हैं। कौन लड़का था जी? तुम। इसके पिताजी भी मेरे शिष्य हैं। कई ऐसे, तो हमारा तीसरा जनरेशन चल रहा है, दूसरा जनरेशन चल रहा है। बाप भी दरोगा बना, अब बेटा भी दरोगा बना। बाप भी, माँ भी CDPO कंप्लीट की, अब बेटी भी SSC कंप्लीट की, ठीक है। मतलब माँ तो माँ ही, अब बेटी भी SSC, ठीक है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि दूसरा जनरेशन खत्म। अब इसके बाद का जो जनरेशन होगा वो क्या होगा? तीसरा। ये कंप्लीट करके जाएगा, ब्याह करेगा, फिर 15-20 साल के बाद फिर इसका ही बच्चा आएगा। तो सर तब तक आप रहिएगा यहाँ। हम तो 25 साल भी पहले ऐसे ही थे, अब 25 साल बाद हमसे मिलने आओगे तो हम भी ऐसे ही रहेंगे। तो बात समझा कि नहीं समझा? क्यों? क्योंकि जब सात्विक जीवन आप जिएंगे ना, नियमित जीवन जिएंगे ना, अनुशासित जीवन जिएंगे ना, तो फिर आपको कहीं कोई कठिनाई जीवन में नहीं रहती। अनुशासनहीन जीवन जियोगे तो कठिनाई होगी। ये नहीं कि गाय खाने का मिल गया तो 3 किलो खा लिए, सारी पी लिए, नहीं। मद्यपान कर रहे हैं तो सबसे क्या होता है? आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आशा है समझ रहे होगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो भाग 4 यहां तक क्लियर हुआ। 8वां चैप्टर है। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूं कहिए कि बेस है, और इसको भूलना नहीं। इस चैप्टर को संघ की विधायिका, विधायिका मतलब लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिव लिख लो,
लेजिस्लेटिव, विधायिका कार्यपालिका, एक्सिक्यूटिव और न्यायपालिका। और न्यायपालिका, संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और न्यायपालिका, संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, क्या क्या कष्ट है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, इसका उल्लेख है भाग 5। अब यहां से हर आर्टिकल नहीं पढ़ना है, जितना बताएंगे वही समझेंगे। 51 तक, 1 से 51 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे 1, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 36, 37, 39 को 40, 43 को 44, 47, 48, 50 और 51। इतना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, डरिए मत, अपने आप हो जाता है। जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आप कॉन्शियस रहिएगा, का याद कीजिएगा। घर पे ही बैठ करके मास्टर साहब तो कर ही देंगे, लेकिन आप भी घर पे बैठ करके याद कीजिएगा तो अपने आप 1 से 51 आर्टिकल्स आपके टिप्स पे आ जाएंगे। और फिर आगे जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बताएंगे। जैसे अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 72 है। तो खुद देख लो कि 52 से 73 के बीच में सिर्फ 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंस रखता है, 53, 53, 61 और 72। ये आर्टिकल्स आपके लिए काफी महत्वकारी है, आगे इसकी परिचर्चा होगी, मतलब भविष्य में। 9वां भाग है, और वह है जैसे संघ का होता है उसी तरह से राज्य का भी होता है। राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका। ठीक है, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सुन लीजिए, पहले लिख लो, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लिख लिए? बड़ा तेज है, फटाक से लिख लेती हो। आपका ये कक्षा किसी भी स्थिति में नहीं छूटना चाहिए। 102 बुखार भी रहे, समझा जी? बाबू क्या नाम है तुम्हारा? शिवम कुमार। 102 बुखार भी रहे तो आके करना है। क्यों? ये छूटा तो ये भी छूट गया। ये जो है इसी का प्रोटोटाइप, इसलिए ये छूटा ये भी छूट गया। माने एक साथ 6 अध्याय क्या, ठीक है कि नहीं? इसीलिए ये जब चले तो एकदम बढ़िया से, क्योंकि जो ये है वही ये, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 10वां, और 10वां है आपका चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन कहते हैं। और सुन लो, अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राजीव कुमार। वेरी गुड। कल भी टीवी पे देखे होंगे, रोज अभी टीवी पे आते हैं। कल जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा कर रहे थे
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को दे रहे थे। तो देखा करो, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, क्या नाम है, अजित डोभाल, वेरी गुड, ठीक है कि नहीं। तो रोज समाचार पत्रों में आते हैं, रोज टीवी पे आते हैं, तो जरूर नजर रखो। तो चुनाव आयोग एवं यहाँ पर कई संस्थाएं संवैधानिक संस्था को पढ़ेंगे, जैसे सीएजी, जैसे महान्यायवादी, जैसे यूपीएससी। यहाँ कई तरह की संस्थाएं हैं छोटी छोटी, हालांकि हम इसी बीच में नोट्स में पढ़ा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिख देना चुनाव आयोग एवं अन्य संवैधानिक पद और संस्थाएं, पद एवं संस्थाएं, पद एवं संस्थाएं। पद एवं संस्था का मतलब, पद में हुआ महान्यायवादी, पद में हुआ सीएजी, और संस्था मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था कौन है, वित्त आयोग, नाम सुने होंगे वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 280 में। यह संवैधानिक संस्था कैसे है, जब संविधान के अनुच्छेद में उसका उल्लेख हो जाए, जब संविधान के अनुच्छेद में, आज हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आज सिर्फ बता दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आंख का नाक खोल दे रहे हैं, जो तुम्हारा भविष्य में काम देगा, ठीक है कि नहीं। तो अनुच्छेद 280 ये आपकी संवैधानिक संस्था है, ये आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान के भी एक विशेष अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। किसमें उल्लेख है, किसमें उल्लेख है, वित्त आयोग का, आर्टिकल 280। लेकिन नीति आयोग का नाम सुने होंगे, पहले योजना आयोग होता था, 2015 में नीति आयोग बना, उसके अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, और उसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी नियुक्ति बेटा, बेटा, बिटिया कैसी है बिटिया, बहुत ठीक है, तैयारी हो गई तुम्हारी, वाह 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 वाह, तो भैया अभी नहीं पूछा है, हाँ हो गई, बिल्कुल तैयार हो, नाश्ता वास्ता हो गया तुम्हारा, अच्छा अच्छा, 8 बजे, वेरी गुड। तो अभी क्लास में हूँ, तब तक मम्मी से, हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो आज मिल रहे हैं, और मम्मा से तुम तब तक बात कर लो, मैं क्लास में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ओके, बाय बाय, मिलते हैं सामने, ओके बाय। और आप फोन करेगी अभी, फोन रखिए, हाँ कहाँ थे हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पे, हाँ हाँ नीति आयोग। तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से हुआ था, नीति आयोग का गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से हुआ था 2015 में। पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग था, जो आपको ध्यान में करके रखना है। तो इस तरह से इन बिंदुओं पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब आता है लास्ट अध्याय की कड़ी में है 11वां, और वो है पंचायती राज। पंचायती राज या स्थानीय स्थानीय
स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अंग्रेजी में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, स्थानीय शासन उसको कहते हैं। चलिए, और 12वां लास्ट अध्याय है और वो है विविधा एवं बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट कोरोना के बाद इसका नाम हम दे दिए हैं, कोरोना के बाद इसका नाम क्या दे दिए? बूस्टर फैक्ट। बूस्टर डोज आया था ना, तो उसी तरह से ये बूस्टर फैक्ट रहेगा। पहले कहते थे इंपॉर्टेंट फैक्ट, का नाम चेंज कर दिया, नाम हो गया बूस्टर फैक्ट। चल, तो ये आपकी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी कड़ी में अब आज हम लोग आरंभ कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है। आज लंबी कक्षा नहीं है, आज हम लोग राज्य की अवधारणा और सरकार से अपनी परिचर्चा आरंभ करना चाहेंगे। राज्य की अवधारणा और सरकार से अपनी परिचर्चा आरंभ करना चाहेंगे, ठीक है। अब आइए कि राज्य की अवधारणा में आप लोग को, ये तो एक ऐसी कक्षा है जो हम जब यूपीएससी पीसीएस को पढ़ाते हैं तो 2 क्लास लेते हैं, सिर्फ राज्य की अवधारणा। आप लोग की कक्षा में नहीं तो पागल हो जाएगा। आप लोग की कक्षा में है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन? पहला होता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, लिखिए। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा भूभाग जनसंख्या सरकार, और चौथा संप्रभुता। और संप्रभुता, ठीक है। और संप्रभुता राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। देखिए, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला 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 भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। और चौथा क्या है? संप्रभुता है। चौथा क्या है? संप्रभुता है, ठीक है, याद रखिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता। लिख देंगे नोट। इनमें सबसे महत्वपूर्ण इनमें सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता है। संप्रभुता है
संप्रभुता है, जिस शब्द का उल्लेख सबसे पहले, जिस शब्द का उल्लेख सबसे पहले, इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले बोडीन ने किया, बोडीन ने किया। इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले बोडीन ने किया। बोडीन किसने किया? बोडीन ने किया। इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले बोडीन ने किया। एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। अब इस संप्रभुता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉवर्निटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉवर्निटी। हिंदी में क्या कहते हैं? संप्रभुता। इसका अर्थ होता है कि भारत एक संप्रभु देश है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो कानून है वो भारत की संसद बनाएगा, इस पे किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं संप्रभुता। इसी को क्या कहते हैं? तो लिखेंगे संप्रभुता का अर्थ है, संप्रभुता का अर्थ है कि नीति कानून बनाने में, नीति या कानून बनाने में किसी बाहरी देश का, किसी बाहरी देश का प्रभाव का किसी बाहरी देश के प्रभाव का न होना, किसी बाहरी देश के प्रभाव का, किसी बाहरी देश के प्रभाव का न होना, किसी बाहरी देश के प्रभाव का न होना, किसी बाहरी देश के प्रभाव का न होना, किसी बाहरी देश के प्रभाव का न होना। ये क्या है? ये संप्रभुता है। ये क्या है? ये संप्रभुता है। किसी बाहरी देश के प्रभाव का न होना संप्रभुता है। किसी बाहरी देश के प्रभाव का न होना क्या है? सॉवर्निटी है। इस शब्द को किसने दिया? और राज्य के सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? राज्य के सभी तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? और राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? कौन से? हम इधर आ जाते हैं। पहला, उधर नहीं देखना है, मेरी ओर देखना है। हाँ, बड़ी तेज है, वेरी गुड। पहला, सब मेरी ओर देखेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कौन दिया था इस शब्द को? क्या होता है संप्रभुता? कि कानून और नियम बनाने में किसी बाहरी देश का प्रभाव का न होना। और भारत में कानून कौन बनाता है? संसद। भारत में कानून कौन बनाता है? लिख लो, भारत में कानून। कानून, उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो कानून को कानून कहेगा। कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। संसद के द्वारा बनाया जाता है, जिसके 3 अंग होते हैं। 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 ठीक है? जिसके 3 अंग होते हैं। एक और लिख देंगे। संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? पहला, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पहला, राष्ट्रपति, दूसरा, लोकसभा और तीसरा, राज्यसभा। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ठीक है? ओके, तो संप्रभुता का मतलब समझ गए। ठीक है, अब आ जाओ
इस राज्य के विषय में पैराग्राफ चेंज करना, लिखेंगे राज्य, राज्य एक संगठित इकाई है, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है। राज्य एक संगठित इकाई है, पैराग्राफ चेंज करके, राज्य एक संगठित इकाई है जो एक शासन या सरकार के अधीन होता है, जो एक सरकार या शासन के अधीन होता है। राज्य एक संगठित इकाई है जो सरकार या शासन के अधीन होता है और प्रभुत्ता संपन्न होता है या संप्रभुता होती है, और जिसमें सबसे आवश्यक तत्व संप्रभुता होती है, और जिसमें सबसे आवश्यक तत्व संप्रभुता होती है। संप्रभुता होती है, क्या होती है? संप्रभुता होती है, संप्रभुता होती है। राज्य एक संगठित इकाई है, लिख लिए, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जो सरकार या शासन के अधीन होता है और जिसमें संप्रभुता होती है। क्या दिक्कत है? लिख लिए, पैराग्राफ चेंज। राज्य की अवधारणा सबसे पहले, राज्य की अवधारणा सबसे पहले मैकियावेली, मैकियावेली, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में दिया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक 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 प्रिंस। तो आपकी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि प्रिंस किसने लिखा? मैकियावेली ने। राज्य की अवधारणा किसने दिया? मैकियावेली ने। सबसे पहले राज्य की अवधारणा किसने दिया? और राज्य में कितने तत्व होते हैं? राज्य में कितने तत्व होते हैं? 4 4 4। सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? कोडीन। संप्रभुता क्या होती है? कानून बना, कोई देश यदि कानून बनाता है तो उस पर किसी बाहरी देश का कोई प्रभाव या हस्तक्षेप न हो, इसी को हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है कि नहीं? अभी मैंने बताया कि राज्य एक संगठित इकाई है जो सरकार या शासन के अधीन काम करता है और जिसके सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या होते हैं? संप्रभुता होती है। और याद रखिएगा कि इसकी अवधारणा मैकियावेली ने दिया था द प्रिंस में। और भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं? कौटिल्य को। भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं? कौटिल्य। नाम तो सुना ही होगा, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, जिसने किताब लिखी थी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित था, जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और जिसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो नोट में लिख दो, नोट, भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य, देखो ना, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त को कहा जाता है, या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। उसकी या उसने राजनीति विज्ञान से संबंधित राजनीतिक विज्ञान से संबंधित राजनीतिक विज्ञान से संबंधित राजनीतिक विज्ञान से संबंधित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र, वहां इकोनॉमिक्स नहीं लिख लेना,
वहां अर्थशास्त्री लिखना, किताब का नाम ही अर्थशास्त्र है, लेकिन उसका संबंध किससे है? राजनीति से है। इसलिए परीक्षा में पूछता है कि कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किसकी व्याख्या है? ए, मुद्रा प्रबंधन का, बी, राजनीति का, 3, संस्कृति का, 4, युद्ध नीति का। कितना, हाँ, कितना आसानी से बना दिए। नहीं तो अर्थशास्त्र, मुद्रा बनाते किस पर टिक लगाते? तो मुद्रा पे टिक लगाते, गड़बड़ कर देते। तो याद रखिएगा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, और कौटिल्य भारत का मैकियावली कहा जाता है। और कौटिल्य की शिक्षा कहाँ हुई थी? कौटिल्य की शिक्षा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला में थी। वो भी लिख दो वहां नोट में। कौटिल्य की शिक्षा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला में हुई थी। तक्षशिला में हुई थी। तक्षशिला में हुई थी। कहाँ हुई थी? जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में, में, ठीक है। इसका अंत लिखेंगे, इस विश्वविद्यालय का अंत हुनों के द्वारा किया गया। इस विश्वविद्यालय का अंत हुनों के द्वारा किया गया 5वीं सदी में। 5वीं सदी में हुनों के द्वारा किया गया। 5वीं सदी में 5वीं सदी में हुनों के द्वारा किया गया। हुन एक विदेशी आक्रमणकारी थे, के द्वारा किया गया। अंडरलाइन कर दो, किसके द्वारा किया गया? हुनों के द्वारा किया गया। किसका अंत? तक्षशिला का। और याद रखिएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, यूनेस्को का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यूनेस्को लिखवाएंगे नहीं, सुन लीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। मुख्यालय इसका पेरिस है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। अब पेरिस सीन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। इस यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची जारी करता है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करता है। और अभी ये भी ध्यान रखिएगा, करेंट है, लिखवाएंगे। जब करेंट की शुरुआत करेंगे तो बताएंगे कि विश्व धरोहर समिति की बैठक हाल ही में 2024 में कहाँ हुई? नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। 2024 में विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई? 2024 में विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई? अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। कमेटी का स्पेलिंग आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है, मिस स्पेल में। कल बता रहे थे कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वोकेबलरी पढ़ना है, कंप्रिहेंशन पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है। और वोकेबलरी में आप वर्ड और सब्स्टिट्यूशन, इडम्स, फ्रेज, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, मिस स्पेल्ड, इन सब पे नजर रखिए फिलहाल। तो ये तक्षशिला जो है ये विश्व धरोहर सूची में है। 1980 में तक्षशिला को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया, ध्यान रखना है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग राज्य की अवधारणा में, एकदम बेसिक बातें बताए हैं कि राज्य क्या है। तो एक संगठित इकाई है जो सरकार और शासन के अधीन होता है। राज्य के 4 तत्व होते हैं,
उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। उनमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। और संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? वो डीन ने दी। ठीक है कि नहीं? अब इसी कड़ी में इस चारों शब्द को डील करना है तो सरकार क्या होता है? लिखेंगे सरकार। अब लिखो सरकार, गवर्नमेंट। सरकार क्या होती है? सरकार क्या होती है? सरकार क्या है? एक निश्चित व्यक्ति का समूह है जिसके शासन करने का स्रोत संविधान होता है। लिखेंगे सरकार एक निश्चित व्यक्ति का समूह होता है और जिसके पास शासन करने का शासन करने का संवैधानिक अधिकार होता है। जिसके पास शासन करने का संवैधानिक अधिकार होता है उसे सरकार कहते हैं। यह संसदीय अध्यक्षीय, संसदीय मतलब पार्लियामेंटेरियन, प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपतीय, या अध्यक्षीय या संसदीय या एकात्मक या संघात्मक होती है। क्या क्या लिखे? सरकार कैसी हो सकती है? संसदीय हो सकती है, अध्यक्षीय हो सकती है, एकात्मक और संघात्मक हो सकती है। संघात्मक हो सकती है। संघात्मक हो सकती है। भारत में संसदीय सरकार है। भारत में संसदीय सरकार है। भारत में कैसी सरकार है? संसदीय सरकार है। इसकी कंप्लीट कक्षा लेंगे हम अगले के सत्र में। ठीक है? भारत में कैसी सरकार है? संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार का मतलब होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। और ध्यान रखिए, सरकार या शासन के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्याय। अभी पढ़ रहे थे, अभी रणनीति बता रहे थे ना, तो वहां लिख देना। ध्यान रखें कि सरकार के 3 अंग होते हैं। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है? सरकार भी हो गया, क्लियर हो गया। जनसंख्या क्या होती है? मानव की संख्या। जनसंख्या क्या होती है? मानव की संख्या। अब भूभाग क्या होता है? जिस पर किसी देश की सरकार का अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूभाग कहते हैं। और भारत में पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर और 2023 के गणना के वैश्विक गणना के अनुसार पहले स्थान पर है। और पूरे विश्व का
17.5% आबादी हम ग्रहण किए। यही आपका 2 लाइन और बचा है आज की कक्षा का, उसको लिख लीजिए। तो लिखिएगा, जनसंख्या का अर्थ है मानव की संख्या। जनसंख्या का अर्थ है मानव की संख्या। मानव की संख्या जो पूरे विश्व का भारत में 17.5% है। जो पूरे विश्व का भारत में 17.5% है। 17.5% है। हम 2 बार बोलेंगे, चिंता नहीं कीजिए आप। ठीक है कि नहीं? कल मेरा बात ध्यान से सुनिए, सुन लीजिएगा, याद रह जाएगा तो कहां से कहां चले जाइएगा। देखिए क्या लिखे, जनसंख्या मानव की संख्या है जो पूरे विश्व का भारत में 17.5%, 17.5% है। 17.5% है। ठीक है, 17.5% है। ओके, एक लाइन और लिख देना, क्षेत्रफल माने भूभाग। भूभाग ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी सरकार को, ऐसा क्षेत्र जिस पर सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार मान्यता होती है। जिसपे सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार उसे मान्यता रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार क्या रहती है? मान्यता रहती है। उल्लेखनीय कि भारत में, उल्लेखनीय कि भारत में, उल्लेखनीय कि भारत में, उल्लेखनीय कि भारत में, उल्लेखनीय कि भारत में पूरे विश्व का 2.4%, 2.4% क्षेत्रफल, 2.4% क्षेत्रफल है। 2.4% क्षेत्रफल है। बस। तो आज की कक्षा का हमारा पहला भाग का सेंट्रल थीम क्या है? संविधान पढ़े। जीएस की शुरुआत हो गई आज से। पहले संविधान पढ़े, क्या है, कितना, कौन कौन सा चीज पढ़ना है, और एकदम बेसिक अवधारणा। संविधान है तो राज्य है नहीं, और राज्य से हमने अपनी परिचर्चा शुरू की। और राज्य की कड़ी में जो 4 तत्व हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से जितना महत्व रखता है, उसके विषय में हमने आपको जानकारी दिया है। ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद हमारी जो कक्षा होगी, तब अगले आफ्टर रक्षाबंधन, तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे संविधान के विकास से। आज हमारी कक्षा शुरू नहीं हुई है, मतलब सिलेबस के अनुसार, मतलब रणनीति के अनुसार। आज हमने समझाया है। कक्षा का 5 मिनट का ब्रेक है, कक्षा का दूसरा भाग है। और कक्षा का दूसरा भाग आपका क्या है? इंग्लिश की कक्षा। आज से इंग्लिश की भी शुरुआत हो जाएगी रणनीति के साथ। पहली कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या समझना चाहिए। ठीक है,
तब जबकि आज आधे लड़के रक्षाबंधन मनाने के मूड में आ गए हैं, जबकि पहला बैच के लिए लोग मतलब इंतजार करता है 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना, और इतनी आसानी से छोड़ देता है, ये हमें समझ से परे है। क्योंकि समझते ही है कि हर कक्षा महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी, समझ में आई? किसी को कोई कठिनाई है क्या? कुछ कहना है क्या? सर आ गए है ना? चलिए, क्यों इंग्लिश है ना, इंग्लिश आ जाएगा, क्या दिक्कत है? इंग्लिश की आज से शुरुआत करा दीजिए। क्या बच्चे कम है तो क्या, अभी तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्या छोड़ दें? तुम लोग आज घर जाने के मूड में हो क्या? आज छोड़ दो, तब रक्षाबंधन के बाद ही शुरू होगा, तब छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आज आप लोग का कक्षा यहीं तक। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और उसके बाद जब होगा तो 2-2 कक्षा करके आप